Hey guys, a very good morning to all of y'all, and yes, we are going to start with the chapter called as transport in plants, and today we are going to start with something called as vertical translocation. Vertical translocation is also termed as a longitudinal transport, right? And food is transported in both the directions. And who does this? It is a phloem. So food is transported from something called a leaf to stem and a root. Now here leaf is acting as a source and stem and root is acting as something called as what? Sink. It also occurs in upward direction during germination of a seed basically. तो ये पहला एग्जांपल ले लेना. Germination of a seed बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा bulbil formation. तीसरा कॉर्म फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो यहाँ पे इट विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ अ फूड मटेरियल. श्योरली देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज फ्लोएम हु इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट. अपवर्ड ट्रांसलोकेशन आल्सो अकर्स फ्रॉम लीफ टू द ग्रोइंग पार्ट या ग्रोइंग पॉइंट ऑफ अ स्टेम. मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लीफ प्रेजेंट है एंड यहाँ पे अगर कोई फ्लावर आ रहा है, सो फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होने के बाद इट विल मूव अपस्टेयर्स वाया something called as a phloem मेरे बच्चों. तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, right? So the food material it reaches to something called as developing flowers, developing fruit, and these structures are basically situated at the end of the branches of a stem मेरे बच्चों. अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखिए अभी तक आपने बात किया था something called as longitudinal movement, right? अब आप बात करेंगे something called as what? Lateral translocation मेरे बच्चों. Now, what do you mean by lateral translocation? जरा ध्यान से सुनिएगा. ये जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया ना मेरे बच्चे, ये longitudinal translocation का है. फ्लोएम के थ्रू सी by this they will move like this. Okay, they have to move like this also. ये इस तरीके से अगर growing part होगा तो, हाँ अगर नीचे की तरफ आना होगा तो you know they can come down also. So this is what is CU elements and these are the structures. These are the pores which from which they can move, right? And this is a CU tube and this is companion cell and the CU plates जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मैंने यहाँ पर बना के रखा है इस तरीके से. So उसी में परफोरेशंस की बात कर रहा था उस दिन आपके साथ, ठीक है, आई मीन पिछले लेक्चर में. तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, इट इज समथिंग कॉल्ड लैटरल ट्रांसलोकेशन एंड बेसिकली इट अकर्स इन द रूट एंड अ स्टेम बेसिकली. सो व्हेन अ फूड इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम फ्लोएम मेरे बच्चों टू पिथ, translocation of a food from phloem to pith. For example, in center there is a pith. Okay. अगर आप इसके आजू बाजू देखें तो it is something called as a xylem. और फिर यहां पर होगा कैम्बियम. मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बना रहा हूं. Then there will be something called as a phloem. तो मैं PHL लिख देता हूं यहां पे. It's phloem. This is xylem and this is something called as pith. Now, food has to come here also. Right, it's very important, my dear, and this phenomenon is termed as a radial translocation. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है and it moves. याद रहे मैंने जैसे आपको बताया कि ये फ्लोएम से जो है वो पिथ तक तो आएगा ही, it has to move क्योंकि इसके बाहर भी अगर आप सेक्शन, मैंने रूट का सेक्शन काटा हुआ है या फिर स्टेम का सेक्शन अगर आप देख सकते हैं, उन सारे सेक्शन में आपको इस तरीके से ही पैटर्न मिलेगा. सो फ्लोएम से फूड मटेरियल जो ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा था, it has to move to the cortex also, my dear. So it's very important. See ना, ये phloem के through food is moving towards the pith also and food is moving towards the cortex also मेरे बच्चों. And this type of phenomenon जब ये cortex की तरफ जाता है, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिथ की तरफ जाएगा तो इसको हम कहेंगे रेडियल ट्रांसलोकेशन. पिथ की तरफ जाएगा तो रेडियल ट्रांसलोकेशन, और अगर कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा तो इट इज समथिंग कॉल्ड एज टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन मेरे बच्चों. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ अ फूड इज बाई डायरेक्शनल माय डियर. नाउ इट इज समथिंग कॉल्ड एज अ फ्लोएम सैप व्हिच कंटेन्स मेनली वाटर एंड फूड, राइट, इन द फॉर्म ऑफ अ क्या, इन द फॉर्म ऑफ अ सुक्रोज मेरे बच्चों. बट शुगर्स, अमाइनो एसिड्स and hormones, you know, are also very much important thing which are being transported from something called as what? Phloem मेरे बच्चों. There are certain mechanisms by which the sugar transport takes place. So पहला जो mechanism हम लोग जो theory जो देखने वाले, it is entirely based on something called as diffusion, activated diffusion, protoplasmic streaming. It's very important. ध्यान से समझो, सुन के लो.
protoplasmic streaming does not occurs in bacteria. It basically occurs in plants, I mean eukaryotes. मैं plants, animals ऐसे नाम लेने जा रहा था, but आपको समझ में आ गया होगा कि it is something called as what? Eukaryotes. So basically in plant how does this occur? And इसका आंसर देने वाले जो सबसे पहले जो सर जी आए, Ernst Munch, my dear. He was a person to propose that photosynthetic, शब्द याद रहे, he was a person to propose that photosynthetic cell synthesizes glucose, hence its osmotic concentration increases. जरा देखते हैं यहां पे ये कि जब उन्होंने ये कहा कि भाई देखो ये शुगर का ट्रांसपोर्ट इस तरीके से होता है जैसे मैं बताना चाहता हूं, सो उन्होंने सबसे पहले बताया कि फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होते हैं दे सिंथेसाइज समथिंग कॉल्ड एज ग्लूकोज, मींस दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, and here the osmotic concentration of that entire cell increases मेरे बच्चों, and due to this what happens is something called as concentration increase हो गया है, तो यहाँ पे due to endoosmosis सारे के सारे जो amount of water है, you know water from surrounding cells and xylem is what is absorbed. अब आप भी जानते हैं कि अगर किसी सेल में लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो जाए तो पक्की बात है यहाँ पे ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा एंड दे विल स्टार्ट टेकिंग वाटर फ्रॉम ईच एंड एवरी प्लेस, राइट, बेसिकली अदर सेल्स या फिर सराउंडिंग से बेसिकली या फिर जाइलम के वेसल से. Once they did this, the cell becomes turgid. And due to what? Due to increase in a turgor pressure, होता क्या है कि शुगर जो फोटोसिंथेटिक सेल में फॉर्म हुआ है ना, इट इज बीइंग फोर्स्ड, धक्का मार दिया जाता है कहां पे? अल्टीमेटली इनटू अ स्यू ट्यूब्स. प्लीज याद रखिए मैं क्या बता रहा हूं. इन अ लीफ व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट टेक्स प्लेस समथिंग कॉल्ड एज शुगर. सो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वहां पर फॉर्म होगा समथिंग कॉल्ड एज शुगर, और एक बार शुगर फॉर्म हो गया तो शुगर फॉर्म होने की वजह से ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सेल इट इंक्रीजेस. और जब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सेल, बेसिकली मीजोफिल सेल का अगर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो दे स्टार्ट टेकिंग वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग एंड अ जाइलम का वेसल, एंड व्हेन दे टेक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देम दे बिकम टर्जिड. और अगर वो टर्जिड हुए तो यहां पे, क्योंकि यहां पे टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, शुगर फ्रॉम फोटोसिंथेटिक सेल दैट इज मीजोफिल सेल इज बीइंग गिवन आउट और फोर्स्ड आउट टू समथिंग कॉल्ड एज अ स्यू ट्यूब ऑफ अ वेन. बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि मीजोफिल सेल से लिटरली शुगर बाहर निकल रहा है और शुगर जो है वो लोड हो रहा है वेन पे. और जब कभी भी इस तरीके से लोडिंग होता है तो इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं लोडिंग ऑफ अ वेन. एंड इसी समय पे एट द सिंक एंड, माने जहां जरूरत है, सोर्स का मतलब वो प्लेस होता है जहां पर क्या हो जाता है मेरे बच्चे, जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल तैयार रहता है बन के. और सिंक वो प्लेस है मेरे बच्चों जहां पर उसी मटेरियल को क्या करना है, यूटिलाइज करना है. बट दिस एरियाज आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर ना, तो व्हाट दे रिक्वायर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. ओके, सो ट्रांसलोकेशन करने के पहले यहां पर एट द सिंक एंड रूट सेल यूटिलाइजेस व्हाट, समथिंग कॉल्ड एज शुगर. और एक बार यूटिलाइज कर दिया तो कैसे करेगा, इट पॉलीमराइजेस एक्सेस ऑफ शुगर इनटू स्टार्च. मतलब आप इमेजिन कीजिए कि सेल ने शुगर यूज किया और जब बहुत ज्यादा सेल्स, कमाल की बात सुनिएगा, जब बहुत सारे सेल्स में बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो इन सारे सेल्स लोग क्या करते हैं, एक ही दिमाग लगाते हैं कि ये सारे के सारे लोग शुगर को, दे कन्वर्ट शुगर इनटू समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, स्टार्च. तो ये बात आप याद रखेंगे. सो एट द सिंक एंड व्हाट हैपेंस, रूट सेल यूटिलाइजेस शुगर एंड शुगर जो बचा हुआ रहता है दैट दे गेट दे पॉलीमराइज इट इनटू समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, स्टार्च. अब इसकी वजह से होता क्या है कि द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इज लोवर्ड ना मेरे बच्चों. मैं सिंक की बात कर रहा हूं. सिंक वो प्लेस होता है जहां पे चीजों को यूटिलाइज किया जाता है. यूटिलाइज नहीं कर सको तो उसको जो है वो कन्वर्ट करके रख लो, और जैसे ही आपने स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया मेरे बच्चों, वहां का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना गड़बड़ हो जाता है.
सो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इज लोवर्ड। एक बार ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन नीचे गया, सोल्यूशन हो जाता है, सेल का सोल्यूशन हो जाता है हाइपोटोनिक, मतलब वहां से वाटर विल बी गिवन आउट, which will be given out, and that is what is something called as exoosmosis occurs. ठीक है, एक बार exoosmosis occur हो गया, so water in root cell is lost to surrounding cells. भाई यहां पे अगर आप ध्यान देंगे ना तो turgidity of cell it got decreased. एक बार टर्जिडिटी नीचे आई, टर्गर प्रेशर लो हो जाएगा, और अगर टर्गर प्रेशर लो हो गया तो ग्रेडियंट इज डेवलप, मतलब टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट इज डेवलप्ड फ्रॉम सीव सेल्स इन लीफ टू रूट सेल, दैट ऑल्सो डिक्रीजेस मेरे बच्चों। तो टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो फूड इज नाउ बीइंग ट्रांसलोकेटेड अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेरे बच्चों, food is now being translocated along the concentration gradient and that too passively मेरे बच्चों। अब यहां पर वो जो सीयू ट्यूब में जो मटेरियल्स पड़े, जो फूड मटेरियल्स पड़े, ऑर्गेनिक मटेरियल्स पड़े, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स विल बी अनलोडेड, मतलब वहां से निकल के उन सारे जो है वो रूट्स के पास पहुंचेंगे, क्योंकि यहां पर स्टार्च में कन्वर्ट हो गया तो हाइपोटोनिक कंडीशन हो गया था, तो स्टार्च अब स्टोर हो गया, तो अब और थोड़ा शुगर चाहिए, तो और थोड़ा शुगर मुझे कहां से मिलेगा, फ्लोएम के सीयू ट्यूब में शुगर प्रेजेंट है, तो वहां से उस सीयू ट्यूब से निकालकर इस तरफ लाना है, तो लाने के लिए यहां पे वेन अनलोडिंग होगा, एंड एट द सिंक एंड द शुगर इज used my dear, मेरे बच्चों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द शुगर इज यूज्ड, और एक बार शुगर यूज हुआ तो वाटर, जो एक्सेस वाटर है, दे एक्सूड इनटू अ जाइलम, मतलब वो फ्लोएम, आई मीन ये जो आपने ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को नीचे गिरते हुए देखा है यहां पे, ये सारे फिनोमिनन में, मतलब मैं रूट की बात कर रहा हूं, रूट के अंदर जब शुगर्स प्रेजेंट थे तो सारे वाटर उनके पास थे, रूट के सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, सारे वाटर अमाउंट उनके पास थे, दे वर वेरी मच टर्जिड, लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ा मोड़ा शुगर यूज किया, और शुगर यूज करने के बाद जब उसको उन्होंने कन्वर्ट किया स्टार्च में, तो वो बन गए हाइपोटोनिक। आई एम टॉकिंग अगेन अबाउट रूट सेल्स। Now these root cells they became hypotonic, so पक्की बात है कि the water will move out and this water entered into a xylem मेरे बच्चों, it entered into a xylem। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो मेन ऑब्जेक्शन क्या है, the main objection to this theory is that mechanism does not explain, मतलब ये जो mechanism it does not explaining a bidirectional transport of a food। Moreover, according to Munch, pressure flow is purely a physical process मेरे बच्चों। मतलब आप अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको पता चलेगा कि भाई ये अमित सर जो बोल रहे हैं ना, इसमें जो लीफ के जो मीजोफिल सेल्स हैं, सी व्हाट यू वुड बी थिंकिंग, ये लीफ का सेक्शन अगर मैं काट दूं तो लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट मिलेगा मुझे, एंड दीज मीजोफिल सेल्स व्हिच यू आर सीइंग, they are doing photosynthesis and they are forming sugar, and जैसे ही शुगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वाटर इसके अंदर घुस जाता है, एंड दे स्वेल, मतलब अब स्वेल तो नहीं होंगे बट टर्जिडिटी इंक्रीज हो गई इन लीफ के सेल्स के अंदर, राइट, टर्जिडिटी इंक्रीज हो गई इन सब लोगों में, और टर्जिडिटी इंक्रीज होने के बाद क्योंकि यहाँ पे टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो शुगर को जबरदस्ती फ्लोएम में भेजा जा रहा है या वेन में भेजा जा रहा है, सीयू ट्यूब्स में। सो व्हाट हैपेंस माय डियर, यहाँ पे कि द एंटायर शुगर इज बीइंग ट्रांसफर्ड हियर इन दी वेन मेरे बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लीफ के अंदर जो है वेन्स देखे होंगे ना, सो द एंटायर शुगर इज ट्रांसफर्ड इनटू अ वेन, राइट। तो जब वेन के अंदर ये ट्रांसफर करते हैं ना मेरे बच्चों यहाँ पे ये लोग, तो ये वेन में ट्रांसफर करने के बाद एट द सिंक एंड द रूट सेल्स जो होते हैं, क्योंकि वेन के थ्रू अब वो चले जाएंगे रूट के पास, ठीक है। सो एट द सिंक एंड व्हाट हैपेंस, एट द सिंक एंड दे स्टार्ट यूजिंग द शुगर। अब जितना ज्यादा शुगर आ जाता है कि द शुगर हैज टू बी ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू समथिंग कॉल्ड एज स्टार्च, और एक बार स्टार्च में कन्वर्ट किया कि एंटायर दैट रूट सेल्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला स्ट्रक्चर, and what will happen is something called as exoosmosis, और एक बार exoosmosis हुआ, so what will happen, the water in a root cell is lost to the surrounding cell, turgidity of the cell गया नीचे, टर्गर प्रेशर जो है वो हुआ कम, और
यहां पे टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट इज व्हाट इट इज बीइंग डेवलप्ड मेरे बच्चों. सो फ्रॉम सीव सेल इन अ लीफ टू अ रूट सेल, ये एक पूरा का पूरा जो है धीरे 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 कम होता चला जाता है. एंड हियर द फूड इज ट्रांसलोकेटेड अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. और ये जो काम होता है ये होता है पैसिवली, माने इसके लिए कोई एनर्जी का खर्चा ये लोग करते नहीं है. दूसरा वेन, और इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं वेन अनलोडिंग मेरे बच्चों. सो एट द सिंक व्हाट हैपेंस, एट द सिंक एंड the sugar is used and the excess of water exudes into the xylem. So the main objection, जैसे मैंने आपको बताया कि main objection ऐसा था कि he had not explained the movement is bidirectional, but he explained that the movement is what? It is unidirectional मेरे बच्चों. ये एक सबसे बड़ा जो है वो डिस्कशन उन्होंने कर रखा था. The next topic which we are going to start is something called as a transpiration मेरे बच्चों. Now what do you mean by transpiration? अगर मुझे कोई पूछे तो मैं उसको, अच्छा हाँ मैं एक मिनट के लिए जरा हट जाता हूं, आप देख लीजिए. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपीरेशन? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ अ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर through the aerial parts of a plant via lenticel, cuticle और stomata. याद रहे ये वर्ड जो मैंने बोला है आपको ये याद रखना है. वैसे तो मैं एक बार और बोलूंगा कि इट इज अ लॉस ऑफ अ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो ये पॉइंट आपको एकदम अच्छी तरीके से याद कर लेना है. सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रांसपीरेशन. ओके मेरे बच्चों, अब अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपीरेशन तो उसको प्लीज बोलो इट इज अ लॉस ऑफ अ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वाया स्टोमाटा, क्यूटिकल एंड लेंटिसेल इज टर्म्ड एज व्हाट? इट इज टर्म्ड एज ट्रांसपीरेशन. नाउ ट्रांसपीरेशन अगर आप देखो तो ट्रांसपीरेशन जो है वो तीन टाइप का होता है. द वेरी फर्स्ट इज क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन या क्यूटिकल का ट्रांसपीरेशन. तो हम लोग इसको लिख देते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन. दिस इज फर्स्ट जो हम बात करेंगे. सेकेंड इज समथिंग कॉल्ड एज लेंटिक्युलर ट्रांसपीरेशन. ठीक है, सो इट इज लेंटिक्युलर ट्रांसपीरेशन. एंड द थर्ड इज समथिंग कॉल्ड एज स्टोमैटल ट्रांसपीरेशन. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. सो इट इज स्टोमैटल ट्रांसपीरेशन. सो सबसे पहला बात हम लोग बात करेंगे कि क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्या होता है, एंड व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज स्टोमैटल ट्रांसपीरेशन. आपको पता होगा कि प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली. आप यकीन नहीं मानेंगे बट इट इज वेरी ट्रू कि वाटर एब्जॉर्ब्स द वाटर, आई मीन वाटर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली. Hardly 5% of the total water absorbed by the root that is utilized for cell expansion and literally plant growth. मतलब 5% हार्डली यूज होता रहेगा, राइट. सो रिमेनिंग 95% क्या हो जाता है? रिमेनिंग 95% इज गिवन आउट. ये पॉइंट आप याद रखना. सो इट इज लॉस्ट इनटू समथिंग कॉल्ड एन एटमॉस्फेयर थ्रू देयर एरियल पार्ट्स, राइट. एंड हार्डली 1% ऑफ सरप्लस वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं. 1% ऑफ भी वाटर ऐसा होगा जो लिक्विड के फॉर्म में प्लांट से बाहर जाता है. मतलब 99% ऑफ सरप्लस वाटर इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. सो अगेन कहना चाहूंगा, लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वाया लेंटिसेल्स, क्यूटिकल एंड स्टोमाटा इज टर्म्ड एज ट्रांसपीरेशन. सो अगर लॉस ऑफ वाटर लिक्विड के फॉर्म में हुआ तो इट इज टर्म्ड एज गट्टेशन. कहां से होता है? गट्टेशन इज डन, आई मीन इट इज थ्रू समथिंग कॉल्ड एज, ये ऐसे एंड्स पे प्रेजेंट होता है इस तरीके से. सो गट्टेशन, ये यहां पे से इस तरीके से वाटर निकलना चालू हो जाएगा इस तरीके से. वेट आई शो यू, गट्टेशन दिखाता हूं, एक मिनट रुको. तो ये मैं तुम्हारे लिए जरा गट्टेशन ढूंढ लूं एंड आई शो यू व्हाट डू यू मीन बाय गट्टेशन, ताकि आपको पता चले
कि हाउ डज गट्टेशन लुक्स लाइक। ओके, ये गट्टेशन के इमेजेस ला देता हूं आपके सामने। नाउ कैन यू सी दिस इमेज मेरे बच्चों? क्या आप ये इमेज देख पा रहे हैं? बच्चों प्लीज देखिए जरा ध्यान से। नाउ कैन यू सी दिस इमेज माय डियर? ये जो इमेज आप देख रहे हैं ना मेरे बच्चों, यहाँ पे ये इमेज में आप देख रहे होंगे कि देखो लिक्विड वाटर किस तरीके से जो है वो लगा हुआ है। यू कैन सी दिस। ये देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से, राइट माय डियर? ये यहां पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। सो इट इज गट्टेशन माय डियर। ओके, सो आई होप कि तुमको अब समझ में आया होगा। ओके माय डियर्स, सो इट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? गट्टेशन। सो गट्टेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। और ये कहां से अकर होता है? इट कैन अकर समथिंग कॉल्ड एज वाटर स्टोमेटास कहते हैं इनको, वाटर स्टोमेटास विच आर टर्म्ड हाइड्रोथोड्स। सो हाइड्रोथोड्स से ये निकलते हैं इस तरीके से बाहर। और ट्रांसपीरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये लीफ से हुआ तो इसको फोलियार ट्रांसपीरेशन कहेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी। ट्रांसपीरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि लीफ के थ्रू होगा तो लीफ के अंदर बेसिकली दो चीजें आपको मिलेगी, एक मिलेगा क्यूटिकल और दूसरा मिलेगा स्टोमाटा। तो एक एक करके वो लाइन से भी हम लोग जो है वो देखने वाले हैं, लेकिन हम लोग जो सबसे पहला देखेंगे इट विल बी अ क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन मेरे बच्चों। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जरा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ओके, नाउ क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन का इंपॉर्टेंस ये है, पहला पॉइंट बता दूं कि किस तरीके से। फॉर एग्जांपल लीफ का ये अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, सो देयर विल बी अ क्यूटिकल विल बी लाइक दिस माय डियर। इट विल बी लाइक दिस मेरे बच्चों, ऐसा। ये ऐसे, दिस इज व्हाट इज क्यूटिकल, दिस इज अपर एपिडर्मिस। और ऐसे ही बेटा लोअर एपिडर्मिस पे भी होता है, हाँ, तो प्लीज आप याद रखना। बट इट इज अ क्यूटिकल। सो क्यूटिकल इज नॉट अ पोर, क्यूटिकल इज अ layer of a waxy substance मेरे बच्चों, which is present at the outer surface of the epidermal cells of something called a leaf as well as a stem मेरे बच्चों। जो young stems होते हैं ना, young stems, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके टेक्स्ट बुक में इट इज ओनली स्टेम, बट मैं कहना चाहूंगा कि इट इज यंग स्टेम, क्योंकि ओल्ड स्टेम जब हो जाता है तो दे फॉर्म वेरी डिफरेंट थिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स। पूरा का पूरा बार्क तैयार हो जाता है वहां पे, एंड इट्स वेरी डिफरेंट। तो आप देख पाएंगे वहां सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है, तो ये क्यूटिकल मेंटेन नहीं हो पाता वहां पे। बट so basically this cuticle is a layer and it's a waxy substance, and yes it is present on the above the epidermal cells of leaves and stem. Cuticular transpiration occurs by simple diffusion and it contributes 8 to 10%, बहुत ही महा उम्दा चीज, 8 to 10% of a total transpiration। मेरे बच्चों याद रखो, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन जो है वो लेयर से होता है, प्लीज याद रखना। एंड इट अकर्स थ्रू आउट अ डे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट अकर्स थ्रू आउट अ डे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। एंड द रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल। इफ द क्यूटिकल इज थिक द ट्रांसपीरेशन विल बी लेस, एंड इफ द क्यूटिकल इज थिन द ट्रांसपीरेशन विल बी मोर मेरे बच्चों। तो ये था क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। जो मैंने वर्ड्स बोले हैं उसको भी लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद समथिंग कॉल्ड एज लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? नाउ लेंटिसेल्स आर द टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर। अगर तुम्हारे घर में एप्पल प्रेजेंट होगा, क्योंकि दीज लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेम एंड फ्रूट, तो एप्पल का फ्रूट उठा के देखना, उसके ऊपर आपको डॉट 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 दिखेगा। सो कल जब हम लोग लेक्चर में डिस्कशन करेंगे तो आप मुझे जो है वो एप्पल पे वो डॉट्स आपने देखा है कि नहीं देखा है वो आप मुझे बताएंगे मेरे बच्चों, ठीक है ना? सो लेंटिसेल्स आर स्मॉल रेज्ड स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ लूजली अरेंज्ड, शब्द याद रहे, एनसीईआरटी का वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। ये शब्द आपको एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मिल जाएगा, जो मैंने वर्ड यूज किया अभी। So they contain loosely arranged complementary cells. Each lenticell is a porous tissue
कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल्स विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। मैं बना के भी दिखा देता हूं आपको। इट विल बी लाइक दिस, ये ऐसे, ये इस तरीके से ऐसा ऊपर की तरफ आए रहेंगे। माने बेसिकली ये फटा हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से लेयर्स फॉर्म हुआ रहेगा। लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स विल बी प्रेजेंट हियर ऐसे, ठीक है ना। सो प्लीज आप याद रखेंगे, यहाँ पे भी इस तरीके से आपको ये डायग्राम एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट में भी मिल जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बिग रोल इन समथिंग कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन तो बेसिकली वैसे 1% ही होता है, बट होता है 0.1 to 1%। मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे कि लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन इज 0.1 to 1% अकर होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन 8 to 10% अकर होता है मेरे बच्चों। Basically it is formed from something called as a large it has a presence of large intercellular spaces present in them, formed after secondary growth, and they are secondarily thickened and they are formed in periderm। मैं वापस कह रहा हूं, पेरिडर्म में 3 लेयर्स होते हैं, फेलोजेन, फेलोडर्म एंड फेलम। तो फेलोजेन, फेलोडर्म और फेलम तीनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है। प्लीज याद रखना मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। सो इट्स अ लेंटिकुलर पोर, ये लेंटिक्युलर पोर है, ठीक है। ये आउटर लेयर है, बेसिकली हम इसको फेलम कहते हैं। यहाँ पे फेलो, मैंने यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम आपको दिखा दिया है जिसका नाम फेलोजेन होता है, और नीचे की तरफ का जो लेयर्स प्रेजेंट होता है इट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, फेलोडर्म। फेलोडर्म इज बेसिकली अ सेकेंडरी कॉर्टेक्स मेरे बच्चों। सो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। सो दे आर फाउंड इन फ्रूट, दे आर फाउंड इन bark of the old stem, they are found in pericarpolar layer, and the total transpiration is 0.1 to 1%। ओके मेरे बच्चों, दूसरा एक और खास बात की लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन इज वेरी 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 स्लो एंड इट अकर्स थ्रू आउट अ डे। याद रखो मेरे बच्चों, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन इज वेरी 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 स्लो एंड इट अकर्स थ्रू आउट द डे मेरे बच्चों। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा समथिंग कॉल्ड एज स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। So now what we are going to start is something called as stomatal transpiration मेरे बच्चों। मैं आपको बता दूं कि stomatal transpiration is a type of a transpiration in which the loss of a water takes place from stomata, and these stomata are basically present where? These are the small apertures formed by 2 guard cells and the accessory cells or subsidiary cells on something called as a leaf and the epidermis of young stem मेरे बच्चों। ये पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके पहले जो आपने लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन पढ़ा, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन इट ऑलवेज अकर्स इन डैश टाइम, तो इन डे टाइम, एंड इट्स वेरी स्लो। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे परसेंटेज वाज 1 to 0.1% मेरे बच्चे। एंड these lenticels are basically absent in leaves। तो लीव्स में कुछ ना कुछ चीज तो होना चाहिए जिससे ट्रांसपीरेशन हो सके। So it is something called as a stomata comes in a picture. Now, leaves generally shows more number of cells towards the upper side, right? Like mesophyll cells। अगर आप एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट में अगर आप सेक्शन देखें तो डॉर्सिमेंटल लीफ में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मेसोफिल सेल्स, माने पैलिसेड सेल्स जो है वो ऊपर की तरफ होते हैं और नीचे की तरफ थोड़ा सा खाली होता है। आप कभी ये डायग्राम चेक कीजिएगा। बट ये देखा गया है कि द स्टोमेटा आर बेसिकली प्रेजेंट एट द लोअर साइड। स्टोमेटा जानबूझकर लीफ के नीचे की तरफ में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं मेरे बच्चों, प्लीज याद रखना। सो ऑन दिस बेसिस ये ढूंढा गया है कि लीव्स कैन बी कैटेगराइज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा एट विच प्लेस। आई मीन इफ इट इज प्रेजेंट एट द अडैक्सियल सरफेस तो क्या, अबैक्सियल सरफेस तो क्या, तो अडैक्सियल सरफेस के अपर एपिडर्मिस, मैं अपर एपिडर्मिस बोलूंगा, अडैक्सियल नहीं बोलूंगा, अपर एपिडर्मिस पे अगर स्टोमेटा प्रेजेंट रहा और नीचे नहीं प्रेजेंट रहा तो दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज एपिस्टोमैटिक लीव्स मेरे बच्चों। सो इफ अ टाइप ऑफ अ लीफ, देखो अब लीफ को आप इसके थ्रू क्लासिफाई कर सकते हैं कि इफ द स्टोमेटा इज प्रेजेंट, okay, so if a stomata is present where at
डैश अपर एपिडर्मिस। अगर ऐसा हुआ कि अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट हुआ ये, तो हम इसको कहेंगे एपिस्टोमैटिक लीफ मेरे बच्चों। Now what do you mean by the word epistomatic leaf? ये अपर साइड में होगा, and the very best example for this is लोटस का लीफ। ओके, एक और आ जाएगा something called as hypostomatic leaf। तो hypostomatic leaf में stomata is present where? तो it is present at lower epidermis। अगर ऐसा हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्टोमेटा इज प्रेजेंट एट द लोअर एपिडर्मिस बोला तो पक्की बात है कि मुझे जो आंसर मिलेगा इट विल बी समथिंग कॉल्ड एज नेरियम। ओके, सो नेरियम नाम के प्लांट में आपको ऐसा पता चलेगा। बेसिकली ये ज़ेरोफाइट्स में ऐसा होता है। देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एज समथिंग कॉल्ड एज एम्फीस्टोमैटिक लीफ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीस्टोमैटिक लीफ? दीज आर द टाइप ऑफ अ लीव्स जिसके दोनों साइड में स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली मीजोफाइट्स। सो स्टोमेटा if present at both the surface, तो स्टोमेटा इफ प्रेजेंट एट बोथ द सरफेस अगर हुआ मेरे बच्चों, तो यहां पे पक्का बात है जो एग्जांपल आएगा इट इज समथिंग कॉल्ड एज मीजोफाइट आएगा। ठीक है, और यहां पे इसका नाम रखा जाएगा एम्फीस्टोमैटिक। तो प्लीज आप ये याद रखेंगे, इट इज एम्फीस्टोमैटिक। पहला वाला है एपिस्टोमैटिक, उसके बाद वाला है जो है वो हाइपोस्टोमैटिक, और नीचे वाला है एम्फीस्टोमैटिक। राइट, अब एम्फीस्टोमैटिक विल बी फाउंड इन मीजोफाइट्स। ठीक है, दूसरा डेजर्ट प्लांट में क्या होगा? तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। राइट, ये प्लीज याद रखना। लेकिन डेजर्ट प्लांट्स का जो है वो स्टोमेटा रात को भी खुलता है, एंड सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर टर्म्ड एज कैंप प्लांट्स मेरे बच्चों। 90 to 93% of the total transpiration it occurs through stomata and it occurs in a daytime. Now what we are going to discuss is something called as stomatal apparatus, and stomatal apparatus consists of three things. The very first is something called as a guard cell, ये यहाँ पे बीच में present है, and there is something called as a subsidiary cell. It's very important. Okay, subsidiary cell का दूसरा नाम होता है accessory cell। देखिए मैंने यहाँ पे ये subsidiary cell लिखा हुआ है, and it is also termed as accessory cell। और सबसे छोटा सा पोर होता है जिसका नाम होता है स्टोमेटल पोर या स्टोमा पोर भी कहते हैं। Now these stomatas are what they are, minute elliptical pores bounded by kidney shape or dumbbell shaped structure called as guard cells। देखिए यहाँ पे आप बोलोगे सर किडनी शेप तो दिखा लेकिन डम्बल शेप नहीं दिखा। तो डम्बल शेप गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन व्हाट? इन मोनोकॉट्स, मतलब ग्रास में बच्चों। सो प्लीज याद रखो इट इज इन मोनोकॉट से कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे ये डम्बल शेप जो है वो स्ट्रक्चर माने स्टोमेटा मैं कह सकता हूं कि दे आर प्रेजेंट। ओके, सो दीज आर सब्सिडरी सेल्स, और ये है गार्ड सेल्स, और ये है स्टोमेटल पोर। ठीक है, या स्टोमा पोर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इनकी खास बात ये है कि दीज आर बेसिकली एन एपिडर्मल सेल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसा लीफ बना दो तो लीफ के ऊपर आपको एक छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स जो है वो आपको ऐसा दिखेगा मेरे बच्चों। ठीक है ना, तो ये माइन्यूट पोर्स आपको इस तरीके से दिखा। ये माइन्यूट पोर ही मैंने बड़ा करके बनाया है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे माइन्यूट पोर आप देख सकते हैं। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज गार्ड सेल, एंड दिस इज अ डाइकोटिलिडनस स्टोमेटा, and this is monocotyledonous stomata, and these guard cells which you are seeing, these guard cells are kidney shaped structure, and guard cell of a dicot plant is kidney shaped structure, and guard cell of a monocot plant is something called as a dumbbell shaped structure। and the example for dumbbell shaped structure वाले stomatas रखने वाले जो guard cell रखने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनका नाम ग्रासेस होता है। तो राइस, व्हीट, जवार, बाजरा, आप प्लीज ये चार नाम याद रख सकते हैं। और यहाँ पे तो आप ये मैंगो को रख सकते हैं, याद सब जगह पे रख सकते हैं। साइप्रस एक टाइप का प्लांट है जहां पे किडनी शेप एंड डम्बल शेप गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट। बोथ यार कमाल की बात हो जाती है। साइप्रस इज अ टाइप ऑफ अ ग्रास बेसिकली। नाउ गार्ड सेल्स आर लिविंग, दे आर न्यूक्लिएटेड। देखिए ये लिविंग है, ये न्यूक्लिएटेड है। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट मेरे बच्चों। Not only that, they also show appearance of a thick
वॉल विच इज टू द इनर साइड, तो अंदर का थिक वॉल आपको दिखेगा यहां पे ये, एंड दे आर गार्डिंग समथिंग कॉल्ड एज अ स्टोमा पोर या स्टोमेटल पोर. सो क्लोरोप्लास्ट क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा. बाकी के एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. दे आर द ओनली वन हु कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट मेरे बच्चों, एंड दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, लेकिन पुअर फोटोसिंथेसिस, इतना जबरदस्त नहीं, but they can do photosynthesis. Guard cells has an ability to change its shape and size due to which stoma opens, माने widen होता है और close होता है. So they contain microfibrils present in their guard cell मेरे बच्चों. तो जो रेडियली अरेंज्ड होते हैं माइक्रोफिब्रिल्स, तो ये प्लीज याद रखना, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ये एनसीईआरटी से है. एंड स्टोमा इज व्हाट, इट्स इलेप्टिकल पोर. ये देखिए ये स्टोमा है मेरे बच्चों, ये जो मैं बना रहा हूं ना यहाँ पे, ये दिस इज इलेप्टिकल पोर. ओके, एंड विद द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अ गार्ड सेल, इट इज थ्रू, जो है वो प्लीज याद रखना कि ये स्टोमा जो स्ट्रक्चर है, थ्रू स्टोमा व्हाट हैपेंस इज एक्सेस ऑफ वाटर इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ डैश. तो इट इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ठीक है. Now what comes is something called as accessory cells. मैं आपको वापस बता दूं, स्टोमा कभी शब्द आ जाए तो इट इज एन इलेप्टिकल पोर, और स्टोमाटा अगर शब्द आ जाए तो गार्ड सेल और एक्सेसरी सेल्स दोनों को मिला के, या सब्सिडरी सेल भी कहते हैं मिला के, या फिर इसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटल apparatus. ठीक है. Now एक्सेसरी सेल की बात करूं तो these are specialized epidermal cells which has a, they have a reservoirs of K plus ions मेरे बच्चों. They have a reservoir of K plus ions and they are the one who helps something called as transpiration. कैसे हेल्प करते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट इतना याद रखिए कि they are the reservoir of K plus ions. And now we are going to start with something called as opening and closing of a stomata. मैं आपको बता दूं कि opening and closing of a stoma or stomata is controlled by turgor pressure of guard cell or turgidity of a guard cell. So during daytime what will happen? The guard cell becomes turgid due to endoosmosis. Why? Because guard cells has an ability to perform photosynthesis na re baba. So the guard cell becomes turgid due to endoosmosis. और photosynthesis करेगा तो ग्लूकोज फॉर्म करेगा तो बहुत सारा वाटर अंदर आ जाएगा, राइट. एंड दे आर इलास्टिक एंड थिन इन नेचर. कौन सा? गार्ड सेल का आउटर वॉल इज इलास्टिक एंड थिन, एंड द इनर वॉल इज व्हाट, इट इज समथिंग कॉल्ड एज थिक. प्लीज याद रखना. एंड जब कभी पानी भर जाता है तो बाहर वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है और यहां वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसा. आपने वो बर्थडे वाला फुगा देखा हुआ है मेरे बच्चों, वो जो हार्ट शेप फुगा होता है, तो इनिशियली तो नॉर्मल दिखता है, बट अगर आप फुला दो तो वो धीरे धीरे फूलने के बाद जो है वो देखो वो जिस तरीके से, इनिशियली इट विल बी लाइक दिस ना मेरे बच्चों, ऐसा. ठीक है ना, मान लो ये ऐसे रहेगा. ठीक है ना, ये बर्थडे वाले फुगे की बात कर रहा हूं. बट एज सून एज यू ब्लो एयर इन इट, व्हाट विल हैपन? इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस ना मेरे बच्चों. ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा ऐसा, राइट है कि नहीं. और यहां से ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, ये ऐसे. तो यहाँ पे क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ये वॉल इसका थिक होता है. सो ये बलून का जरा आप एग्जांपल याद रखना मेरे बच्चों, ठीक है ना. तो क्या हो जाता है कि अभी इफ अ वाटर गेट्स फिल्ड अप इन दिस, इट विल स्वेल, और स्वेल होगा तो थोड़ा सा पोर खुलेगा, एंड अंदर से जितना भी देयर इज वाटर वेपर, इट इज गोइंग टू कम out, my dear. So I can say turgidity helps in opening of the stomata, stomatal pore also, and flaccidity will help in something called as closure of the stomata. There are different theories for this, and this is entirely based upon diurnal changes in osmotic potential मेरे बच्चों. And the very good theory which I had studied is the starch sugar interconversion theory given by Stewart मेरे बच्चों. So starch sugar conversion theory is in front of you, my dear, and it was very first time discovered by Mr. Stewart, right, in 1964. In daytime, Mr. Stewart says in 1964 उन्होंने ये statement दिया कि in daytime there is an enzyme called as phosphorylase which converts a dash starch into sugar. Okay मेरे बच्चों,
एंड जैसे ही ये काम होगा ना डे टाइम में, दिस विल इंक्रीज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द गार्ड सेल। और एक बार गार्ड सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल अगर ऊपर चढ़ा, मतलब इंक्रीज हुआ, तो गार्ड सेल विल गेट स्ट्रेच्ड, माने गार्ड सेल फैल जाएगा, और फैलने के बाद ये ओपनिंग थोड़ी और बड़ी हो जाएगी यहां पे ऐसे, एंड स्टोमेटा इट ओपनड मेरे बच्चों, इट ओपनड। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टोमा क्या हो गया यहां पे मेरे बच्चे, वाइडन हो गया मेरे बच्चे। अब सेम टाइप का रिवर्स रिएक्शन इट अकर्स इन नाइट, ब्रिंगिंग द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा, मतलब सेम काम होगा, द शुगर विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और एक बार शुगर कन्वर्ट हो गया इनटू अ स्टार्च इन नाइट टाइम, यस द फिनोमिनन इज समथिंग कॉल्ड एज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं, इट इज समथिंग कॉल्ड एज लेविट थियरी, इट इज आल्सो टर्म्ड एज प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थियरी। ये कहते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम, डे के समय, सवेरे के समय, स्टार्च इज बीइंग प्रोड्यूस्ड and starch will be converted into malic acid, my dear. Once there is a formation of malic acid takes place, the malic acid dissociates into, ये गार्ड सेल के अंदर हो रहा है, ड्यूरिंग डे टाइम इन गार्ड सेल, मैं चाहिए तो लिख देता हूं यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन गार्ड सेल स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड एंड स्टार्च इज देन कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, मैलिक एसिड dissociates and gets converted into malate ion and proton। ये देखिए यहां पर malate ion and proton. Now this proton is transported from guard cell to subsidiary cell। आपके बुक में नहीं दिया बट आपको याद रखना है। तो जब ये प्रोटॉन माने H प्लस आयन जब ये बाहर आता रहता है, तो उसी समय K प्लस आयन अंदर जाता है। दिस K प्लस आयन पोटेशियम आयन ना, इट एंटर्स इनसाइड एंड इट फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज पोटेशियम मैलेट नाम का केमिकल। Now this potassium malate, it increases the osmolarity, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, which causes something called as what, endoosmosis। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे uptake of K plus ion is always accompanied by chloride ion मेरे बच्चों, प्लीज याद रखना, uptake of K plus ion is always accompanied by chloride ion। एंड इन नाइट टाइम व्हाट हैपेंस, रात के समय क्या होता है मेरे बच्चों, K प्लस एंड Cl माइनस आयन का एंट्री इज प्रिवेंटेड बाय एब्सिसिक एसिड नाम का केमिकल, एंड दिस चेंजेस द परमिएबिलिटी ऑफ अ गार्ड सेल, एंड ड्यू टू दिस गार्ड सेल इट बिकम्स हाइपोटोनिक, माने फ्लैसिड हो जाता है, और एक बार फ्लैसिड हो गया मतलब आप समझ सकते हैं हाइपोटोनिक हुआ तो एंटायर वाटर विल मूव आउट, और एक बार पानी बाहर निकल गया मेरे बच्चों, that is something called as exosmosis takes place, and that leads to something called as flaccidity and closure of stomata। प्लीज मेरा बात याद रखना, ये डे टाइम का दिया है मैंने, नाइट टाइम का आपको बताया कि K प्लस और Cl माइनस आयंस को एब्सिसिक एसिड बोलता है, चलो भागो बाहर, गार्ड सेल से निकाल के सब्सिडरी सेल में डाल देता है और उनकी एंट्री लेता नहीं, राइट। सो इट चेंजेस द परमिएबिलिटी ऑफ अ गार्ड सेल मेरे बच्चों। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज समथिंग कॉल्ड एज सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन मेरे बच्चों। कुछ एडवांटेजेस बताता हूं। पहला एडवांटेज है इट रिमूव्स द एक्सेस ऑफ वाटर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इट हेल्प्स इन पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इट हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सैप, मैं इट मतलब मैं ट्रांसपीरेशन की बात कर रहा हूं। As the stomata are open, gaseous exchange will take place, which is required for photosynthesis and respiration. So दोनों का दोनों facilitate हो जाता है इसकी वजह से। It also maintains the turgor pressure of a cell, and transpiration helps in reducing the temperature of leaf and in imparting cooling effect। एक ही खराब बात इस पूरे ट्रांसपीरेशन में होता है कि excessive transpiration leads to wilting and injury to the plant, and finally it can lead to death of the plant also। Now transpiration is a necessary evil। मैं आपको बता दूं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन इन स्टोमेटा, मैं आपको बताऊं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन को अकर होने के लिए स्टोमेटा का ओपन होना बहुत जरूरी है, वो भी बेसिकली डे टाइम में। तो स्टोमेटा आर ओपन ओनली व्हेन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ photosynthesis takes place, basically respiration होगा, थोड़ा मोड़ा एनर्जी मिलेगा, ATP मॉलिक्यूल आएगा, and then the stomata opens। So basically it will directly affect the productivity of a plant। अगर आप इमेजिन कीजिए कि स्टोमेटा ओपन नहीं हो रहा है
तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको अंदर आना था वो अंदर नहीं आ पाएगा, photosynthesis will get stuck. So what we require is something called the opening of a stomata. So stomata खुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आएगा, ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाएगा, लेकिन 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 साथ में वाटर वेपर भी चला जाएगा, तो इट विल क्रिएट द लेस वाटर पोटेंशियल, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। बेसिकली ट्रांसपिरेशन इज टर्म्ड एज अ नेसेसरी इविल। इट वाज कर्टिस हु टोल्ड दैट ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल। व्हाई? देखिए स्टोमेटा ओपन होगा तो देर विल बी देर विल बी रिलीज ऑफ वाटर वेपर इज टेकिंग प्लेस। देखिए हमने स्टोमेटा ओपन किया था कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने के लिए, बट वाटर वेपर इज इट इज बीइंग गिवन आउट। तो धीरे धीरे यहाँ पे फ्लैसिडिटी जो है वो बढ़ने लग जाएगी, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब यू रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट, है ना। लेकिन उसको लेने के चक्कर में व्हाट इज हैपनिंग हियर इज वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जा रहे हैं मेरे बच्चों। सो इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम कर्टिस हु टोल्ड दैट ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, इट वॉज स्टीवर्ड हु सेड दैट ट्रांसपिरेशन इज अनअवॉइडेबल इविल मेरे बच्चों। तो आप ये वाला बात भी याद रखना। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है मेरे बच्चों। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑल माय डियर, हैव अ गुड डे।